कहानी की शुरुआत एक एटीएम चोरी से होती है। रात के समय एक चोर बुर्का पहनकर एटीएम के पास पहुंचता है और सबसे पहले कैमरे पर पेंट डाल देता है ताकि वहां होने वाली कोई भी गतिविधि रिकॉर्ड न हो सके। इसके बाद वह अपने दूसरे साथी को फोन करता है। कुछ ही देर में उसका साथी 2 लोहे की रॉड लेकर वहां पहुंच जाता है। दोनों मिलकर एटीएम मशीन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे कामयाब नहीं होते तो अपने तीसरे और चौथे साथी को गाड़ी लेकर बुला लेते हैं। चारों मिलकर एटीएम में एक मोटी लोहे की चेन बांधते हैं और गाड़ी से जोरदार झटका देकर पूरी मशीन को जड़ से उखाड़ लेते हैं। फिर वे एटीएम को गाड़ी में लाद कर वहां से फरार हो जाते हैं। इसी दौरान तेज आवाज सुनकर पास में सो रहा एक गरीब भिखारी जाग जाता है और अपनी आंखों से उन चारों बुर्का पहने चोरों को एटीएम ले जाते हुए देख लेता है। इसके बाद कहानी पुलिस स्टेशन की तरफ शिफ्ट होती है, जहां प्रीतम नाम का एक लड़का अपने बूढ़े दादाजी के साथ चोरी की रिपोर्ट लिखवाने पहुंचा होता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि चोरी किसी महंगी चीज की नहीं बल्कि एक पुराने टेप रिकॉर्डर की हुई थी। उस टेप रिकॉर्डर में एक कैसेट थी जिसमें प्रीतम की दादी की आवाज रिकॉर्ड थी। दादाजी आज भी उसी गाने को सुनकर अपनी पत्नी की यादों के सहारे मुस्कुराते थे। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वाला उनसे पूछता है, कितने का था टेप रिकॉर्डर? दादाजी जवाब देते हैं, 1982 में खरीदा था, 530 रुपए का। ये सुनते ही पुलिस वाला चिढ़ जाता है और कहता है, अंकल इधर 28 लाख का एटीएम चोरी हुआ है, मैं आपका टेप रिकॉर्डर ढूंढूं या एटीएम? इतना कहकर वह दोनों को अनदेखा करके वहां से भेज देता है। थाने से बाहर आने के बाद प्रीतम किसी तरह अपने दादाजी को घर भेज देता है, लेकिन उसके मन में दादाजी की उदासी घूमती रहती है। वह दोबारा हिम्मत करके पुलिस स्टेशन लौटता है और हाथ जोड़कर कहता है, सर प्लीज मेरे दादाजी का टेप रिकॉर्डर ढूंढ दीजिए, मैं 500 रुपए का टेप रिकॉर्डर लेने नहीं आया हूँ। उस कैसेट में मेरी दादी का गाया हुआ गाना रिकॉर्ड था। वही एक चीज है जिसे सुनकर मेरे दादाजी आज भी मुस्कुरा देते हैं। मैं सिर्फ उनके चेहरे की वही मुस्कान वापस लाना चाहता हूँ। लेकिन पुलिस वाला उसकी बात सुनने के बजाय उसे फिर से डांटने लगता है। बात बढ़ जाती है तो पुलिस वाले प्रीतम को पकड़कर सीधे लॉकअप में बंद कर देते हैं। उसी समय क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर पेड्रो की थाने में एंट्री होती है। वह एटीएम चोरी के मामले की जांच के लिए आया होता है। वहीं वह भिखारी भी पुलिस स्टेशन पहुंच चुका होता है, जिसने पूरी चोरी अपनी आंखों से देखी थी। वह पुलिस को बताता है कि चोर कितने बजे आए थे और किस तरह एटीएम उखाड़ कर ले गए। पुलिस उन्हीं सुरागों के आधार पर आगे की जांच शुरू करती है। तभी लॉकअप में बंद प्रीतम बार बार कहता है, सर मुझे बाहर निकालिए, मैं 15 मिनट में यह पूरा एटीएम चोरी का केस सुलझा सकता हूँ। पास खड़ा कांस्टेबल उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन प्रीतम लगातार अपनी बात दोहराता रहता है। आखिरकार उसकी आवाज से परेशान होकर पेड्रो उसके पास आता है और कहता है, अच्छा अगर इतना ही भरोसा है तो आओ बैठो कंप्यूटर पर और ढूंढ कर दिखाओ। लॉकअप से बाहर आने के बाद प्रीतम सीधे कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है। वह सबसे पहले एटीएम चोरी होने का सही समय उनसे पूछता है। फिर उसी समय उस इलाके में एक्टिव रहे सभी मोबाइल नंबरों का डेटा निकालता है। इसके बाद वह उन नंबरों के बीच हुई कॉल डिटेल्स को आपस में मिलाता है और सोशल मीडिया की मदद से उनकी प्रोफाइल खंगालना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनटों में उसके सामने 4 लोगों की फोटो, नाम और पूरी जानकारी आ जाती है। प्रीतम मुस्कुराते हुए कहता है, सर यही 4 लोग हैं जिन्होंने एटीएम चुराया है। इनमें से रमेश आज अपनी ही शादी में मिलेगा, इसलिए सबसे पहले वहीं चलिए। और हाँ, चोरी की एटीएम मशीन अभी एक रमेश वेल्डिंग शॉप में छिपा कर रखी गई है। पेड्रो को पहले उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वह अपनी टीम के साथ प्रीतम द्वारा बताई गई वेल्डिंग शॉप पर पहुंचता है। दुकान का ताला तोड़कर अंदर देखा जाता है तो चोरी हुई एटीएम मशीन वहीं बरामद हो जाती है। अब पेड्रो को यकीन हो जाता है कि प्रीतम की जानकारी बिल्कुल सही है। इसके बाद पूरी टीम सीधे रमेश की बारात में पहुंच जाती है। पुलिस को देखते ही दूल्हा बना रमेश घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है। उसके बाकी 3 साथी भी इधर उधर भागते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। रमेश बचने के लिए जल्दी से साड़ी ओढ़कर डांस करने वालों के बीच छिप जाता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके, लेकिन पेड्रो उसकी चाल समझ जाता है और सीधे उसे पकड़ लेता है। रमेश डराने के लिए तलवार निकालता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में पता चल जाता है कि वह नकली तलवार थी। इसके बाद पेड्रो चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेता है। इतने कम समय में पूरा केस सुलझता देखकर वहां मौजूद सभी पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। वापस लौटते समय पेड्रो खुद प्रीतम को उसके घर छोड़ने जाता है और रास्ते में पूछता है कि उसने यह सब कैसे किया। तब प्रीतम बताता है कि चोर वारदात के दौरान एक दूसरे से लगातार फोन पर बात कर रहे थे। मैंने उस लोकेशन के टावर को हैक कर उन्हीं मोबाइल नंबरों को ट्रैक किया, उनकी कॉल हिस्ट्री और सोशल मीडिया प्रोफाइल को आपस में जोड़ा और वहीं से वह सीधे चोरों तक पहुंच गया। पेड्रो समझ जाता है कि उसके सामने कोई मामूली सेल्समैन नहीं बल्कि कंप्यूटर की दुनिया का एक असाधारण जीनियस बैठा है। तभी वह प्रीतम से वादा करता है कि उसके दादाजी की खोई हुई कैसेट वह हर हाल में ढूंढ कर लाएगा। तभी उसे रास्ते में डीआईजी का फोन आता है, जिस पर उसे जल्दी से मिनिस्टर के घर पहुंचने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उस मिनिस्टर की बीवी का फोन चोरी हो गया था। जहां उसका काम पहुंचकर फोन ढूंढना था,
जब वह मंत्री के घर पहुंचता है तो वो सबसे पहले उसके पीए से बात करता है। पूरे कमरे का जायजा लेने के बाद पेड्रो अपनी थ्योरी बताते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि यह चोरी है। इतने सुरक्षित घर में जहां चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड तैनात हो, कोई चोर सिर्फ एक मोबाइल चुराने के लिए अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर उसे मोबाइल ही चुराना होता तो वह सड़क पर चलते किसी भी आदमी का फोन छीन सकता था। मुझे पूरा शक है कि फोन घर में ही कहीं मिसप्लेस हुआ है। इसी दौरान मंत्री का छोटा बेटा खेलते खेलते वहां आ जाता है और पेड्रो से हाथ मिलाता है। हाथ मिलाते समय पेड्रो की नजर उसके हाथ पर पड़े जले के निशान पर जाती है। पूछने पर पता चलता है कि उसका हाथ पटाखों की वजह से जला था। तभी पेड्रो मुस्कुराकर उससे पूछता है, क्या तुम्हें फोन से खेलना पसंद है? ये सवाल सुनते ही बच्चा घबरा जाता है और बिना कुछ बोले वहां से भाग जाता है। बस यहीं से पेड्रो को शक हो जाता है कि फोन घर से बाहर गया ही नहीं है, बल्कि बच्चे ने ही कहीं रख दिया है। वह मंत्री से बच्चे से थोड़ी पूछताछ करने की अनुमति मांगता है, लेकिन मंत्री और उसकी पत्नी साफ मना कर देते हैं। तब पेड्रो कहता है, ठीक है सर, मैं बच्चे से कुछ नहीं पूछूंगा, आप बस फोन का मॉडल और रंग बता दीजिए, शाम तक आपका फोन मिल जाएगा। इसके बाद पेड्रो अपने साथी के साथ सीधे एक मोबाइल शॉप पहुंचता है और बिल्कुल उसी मॉडल और उसी रंग का नया फोन खरीद लेता है। उसके दिमाग में एक अलग ही प्लान चल रहा था। फिर वह थाने पहुंचता है और एटीएम चोरी के आरोपी रमेश को समझाते हुए कहता है, अगर तुम मेरी एक मदद कर दो तो मैं तुम्हारी सजा कम करवाने की कोशिश करूंगा। रमेश लालच में आकर तैयार हो जाता है। इसके बाद पेड्रो उसे लेकर मंत्री के घर पहुंचता है और कहता है, सर, यही वह चोर है जिसने आपकी पत्नी का फोन चुराया था। लेकिन तभी पूरा खेल पलट जाता है। मंत्री अपनी पत्नी का असली फोन निकाल कर दिखाता है और कहता है कि फोन तो घर में ही गद्दे के नीचे मिल गया था। यह सुनते ही पेड्रो की पूरी योजना नाकाम हो जाती है। मंत्री गुस्से में कहता है, जब तुम मेरे जैसे मंत्री के साथ ऐसा कर सकते हो तो आम लोगों के साथ क्या करते होंगे। इसी शिकायत की वजह से अगले ही दिन पेड्रो का ट्रांसफर क्राइम ब्रांच से हटाकर सीधे साइबर सेल में कर दिया जाता है। अब पेड्रो एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुका था जिसके बारे में उसे लगभग कुछ भी नहीं पता था। उसे कंप्यूटर चलाना तक ठीक से नहीं आता था और साइबर क्राइम का कोई अनुभव भी नहीं था। मजबूरी में उसे साइबर सेल का हेड बनाकर भेज दिया गया था। ज्वाइन करने के कुछ ही देर बाद एक रेस्टोरेंट का मालिक अपने सर्वर पर हुए साइबर अटैक की शिकायत लेकर आता है, लेकिन पेड्रो उससे सर्वर की जानकारी लेने के बजाय सीसीटीवी फुटेज मांगने लगता है। ये सुनकर शिकायत दर्ज कराने आया आदमी भी हैरान रह जाता है कि साइबर अटैक का सीसीटीवी से क्या लेना देना है। हालांकि बाकी अधिकारी किसी तरह स्थिति संभाल लेते हैं। अपनी बेबसी देखकर पेड्रो सीधे अपने सीनियर डीआईजी के पास पहुंचता है और कहता है, सर, मैं फील्ड का आदमी हूँ, मुझे इन साइबर वाले कामों में मत डालिए, मुझे वापस क्राइम ब्रांच भेज दीजिए। इस पर डीआईजी उसे समझाते हुए कहते हैं, अभी मंत्री साहब बहुत नाराज हैं, मामला थोड़ा ठंडा होने दो, तब तक 2-3 साइबर केस अच्छे से सुलझा कर दिखाओ, उसके बाद मैं खुद तुम्हें वापस क्राइम ब्रांच भेजने की कोशिश करूंगा। डीआईजी की यह बात सुनकर पेड्रो मजबूरी में मान जाता है। यही बात सुनते ही उसे तुरंत प्रीतम की याद आती है। वह बिना देर किए उसके पास पहुंचता है और कहता है, मेरी मदद कर दो, बदले में मैं तुम्हारे दादाजी का टेप रिकॉर्डर और उनकी खोई हुई कैसेट ढूंढने में पूरी मदद करूंगा। पहले तो प्रीतम साफ मना कर देता है, लेकिन जैसे ही पेड्रो दादाजी की यादों का वास्ता देता है, वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर पेड्रो घर पहुंचता है जहां उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। तभी उसकी पत्रकार दोस्त एना का फोन आता है। एना घबराई हुई बताती है कि उसे कार्लोस नाम के एक आदमी का ईमेल मिला है। उस ईमेल में उसने लिखा है कि वह अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर लेगा। उनके पास इस वारदात को रोकने के लिए बहुत कम समय था। पेड्रो तुरंत इस केस में प्रीतम की मदद लेता है। प्रीतम तुरंत एक ट्रैकिंग लिंक तैयार करता है और एना से कहता है कि वही लिंक ईमेल के जरिए कार्लोस को भेज दे। जैसे ही कार्लोस ईमेल खोलता है, उसकी सटीक लोकेशन तो नहीं मिलती, लेकिन इतना जरूर पता चल जाता है कि वह किस इलाके में मौजूद है। उसी समय पेड्रो के कहने पर पुलिस वाले भी कार्लोस के बारे में जानकारी जुटाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में पता चलता है कि उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल में रुकी हुई है और कार्लोस उसी होटल की तरफ जा रहा है। ये खबर मिलते ही पेड्रो और प्रीतम बिना एक पल गंवाए उसी होटल की ओर निकल पड़ते हैं। इधर कार्लोस होटल पहुंचकर अपनी पुलिस आईडी दिखाता है और रिसेप्शन से अपनी पत्नी के कमरे का नंबर पता कर लेता है और उन्हें मारने के लिए उस कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी सही समय पर प्रीतम और पेड्रो वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्लोस गुस्से में था। वह उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। तभी इंस्पेक्टर पेड्रो अपनी बंदूक नीचे रख देता है, क्योंकि उसे पता था कि इस समय गोली नहीं बल्कि बात काम आएगी, लेकिन वह नहीं मानता है। वह आखिरकार बंदूक की गोली से दरवाजे का लॉक तोड़ देता है और ठीक वह अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को मारने ही वाला होता है। तब इंस्पेक्टर पेड्रो धीरे धीरे कार्लोस को समझाते हुए कहता है, मैं मानता हूं कि हम पुलिस वालों की जिंदगी आसान नहीं होती, ड्यूटी की वजह से हम अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, लेकिन अगर आज तुम गुस्से में अपनी पत्नी को मार दोगे तो अपने बेटे को क्या जवाब दोगे? क्या वह पूरी जिंदगी यही याद रखेगा कि न्यू ईयर के दिन उसके पिता ने उसकी माँ का मर्डर कर दिया था? हर बच्चे के लिए उसका बाप एक सुपर हीरो होता है, ठीक बैटमैन की तरह, जो आखिर में आकर सब कुछ ठीक कर देता है। तुम उसके हीरो बनो, उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। पेड्रो की ये बातें सुनते सुनते कार्लोस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है और आखिरकार वह अपनी बंदूक नीचे रख
देता है। इस तरह बिना एक भी गोली चले 3-3 जिंदगियां बच जाती हैं और पेड्रो और प्रीतम अपना पहला साइबर केस सफलतापूर्वक सुलझा लेते हैं। इसके बाद पेड्रो प्रीतम को अपने घर ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात पेड्रो की पत्नी स्टेसी से होती है। लेकिन घर का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। स्टेसी पेड्रो से नाराज रहती थी क्योंकि पुलिस की नौकरी की वजह से वह अपने परिवार को कभी समय नहीं दे पाता था। ऊपर से उनके इकलौते बेटे लियो की मौत के बाद स्टेसी गहरे मानसिक सदमे में चली गई थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच फिर बहस हो जाती है और गुस्से में स्टेसी घर छोड़कर चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में बैठा पेड्रो कई बार उसे फोन करके मनाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेसी उसका एक भी कॉल नहीं उठाती। वैसे भी पेड्रो का दिन अच्छा नहीं चल रहा था। साइबर सेल का काम उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह पूरे दिन चिड़चिड़ा और परेशान रहता है। इसी बीच अगले दिन मार्केट में उसकी मुलाकात फिर से प्रीतम से होती है। पेड्रो उससे कंप्यूटर के कीबोर्ड के बटन तक समझने की कोशिश करता है। ये देखकर प्रीतम हल्का सा मुस्कुरा देता है और बड़े आराम से उसे सब समझाने लगता है। तभी कांस्टेबल रेगी पेड्रो को फोन करके बताता है कि उसे प्रीतम के दादाजी का टेप रिकॉर्डर मिल गया है। ये सुनकर प्रीतम तुरंत थाने पहुंचता है। टेप रिकॉर्डर तो मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर वह कैसेट नहीं होती जिसमें उसकी दादी की आवाज रिकॉर्ड थी। ये देखकर प्रीतम एक बार फिर मायूस हो जाता है। तभी टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चलती है कि शहर के उसी मंत्री का बेटा विनी अचानक घर से गायब हो गया है और आशंका जताई जा रही है कि उसका अपहरण कर लिया गया है। ये खबर सुनते ही पेड्रो और प्रीतम समझ जाते हैं कि इस बार उनके सामने पहले से भी बड़ा और कहीं ज्यादा खतरनाक मामला आ चुका है। विनी के अपहरण की खबर पूरे शहर में सनसनी फैला देती है। कुछ ही देर बाद किडनैपर मंत्री को फोन करता है और साफ शब्दों में कहता है कि अगर वह अपने बेटे को जिंदा वापस देखना चाहता है तो 5 करोड़ रुपए तैयार रखे। इतना कहकर वह तुरंत कॉल काट देता है। चूँकि अब पेड्रो साइबर सेल में तैनात था, इसलिए उसे भी तुरंत मंत्री के घर बुलाया जाता है। लेकिन पेड्रो को देखते ही मंत्री भड़क जाता है और कहता है, ये फिर से यहाँ कैसे आ गया। तभी डीआईजी बीच में बोलते हैं, यह एक काबिल इंस्पेक्टर है, हमारी मदद करेगा। पेड्रो बिना समय गंवाए किडनैपर का नंबर ट्रेस करने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में नंबर की जानकारी मिल जाती है और उसके बताए हुए पते पर पुलिस की एक टीम भेजी जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि वह सिम एक बूढ़ी औरत के नाम पर था जिसकी अभी अभी मौत हुई थी। तभी एक कांस्टेबल बताता है कि वह बूढ़ी औरत थोड़े पैसों के लालच में अपना आधार कार्ड लोगों को दे दिया करती थी और उसी के नाम पर कई सिम कार्ड निकाले जाते थे। ये सुनते ही मंत्री गुस्से में पेड्रो पर बरस पड़ता है। वह कहता है, मैंने तुमसे सिम कार्ड के मालिक का पता लगाने को नहीं कहा था, बल्कि किडनैपर की लोकेशन ट्रेस करने को कहा था। इतना ही नहीं, वह ताना मारते हुए कहता है, जैसे पहले मेरी पत्नी का फोन ढूंढने में नाकाम रहे थे, वैसे ही अब मेरे बेटे का भी यही हाल करोगे। गुस्से में मंत्री पेड्रो को केस से बाहर कर देता है। लेकिन इस बार पेड्रो चुप नहीं रहता। वह पहली बार खुलकर मंत्री से कहता है, सर, पुलिस को अपना काम करना आता है, लेकिन आप जैसे नेता हमें काम ही कहाँ करने देते हैं। उस दिन भी मैंने कहा था कि फोन घर के अंदर ही है, मुझे सिर्फ 2 मिनट आपके बेटे से बात करने का मौका चाहिए था, लेकिन आपने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। इतना कहने के बाद पेड्रो डीआईजी से आखिरी मौका मांगता है और कहता है, सर, मैं एक ऐसे साइबर जीनियस को जानता हूं जिसने सिर्फ 15 मिनट में एटीएम चोरी और 4 चोरों का पता लगा लिया था। अगर उसे इस केस में मौका मिले तो शायद हम विनी तक पहुंच जाएं। पेड्रो वहां से निकल ही रहा होता है कि तभी मंत्री का पीए उसे बाहर रोक लेता है। वह कहता है, मंत्री जी ने आपसे माफी मांगी है और आपको दोबारा बुलाया है। उन्होंने इस केस पर फिर से काम करने की अनुमति दे दी है और कल सुबह उस साइबर जीनियस को भी अपने साथ लेकर आइए। अगली सुबह पेड्रो प्रीतम को लेकर मंत्री के घर पहुंच जाता है। तभी किडनैपर का फिर से फोन आता है। इस बार पेड्रो जानबूझकर उसे बातों में उलझाए रखता है, जबकि दूसरी तरफ प्रीतम अपने लैपटॉप पर उसकी लोकेशन ट्रेस करने में जुट जाता है। कुछ ही देर बाद प्रीतम उसकी लाइव लोकेशन निकाल लेता है। ये जानकारी मिलते ही पेड्रो अपने भरोसेमंद कांस्टेबल रेगी को उस घर के बाहर नजर रखने के लिए भेज देता है। उधर रेगी लगातार उस घर पर नजर रखता है। कुछ देर बाद वह पेड्रो को फोन करके बताता है कि वहां रहने वाला वो शख्स बार बार सिर्फ बियर और दूध खरीद रहा है। ये सुनकर पेड्रो को बात कुछ अजीब लगती है और वह इस छोटी सी जानकारी को भी एक अहम सुराग मान लेता है। इसी बीच प्रीतम की नजर मंत्री की पत्नी श्रद्धा पर जाती है। उसे हैरानी होती है कि जो श्रद्धा हर दिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, उसने पिछले कई दिनों से एक भी पोस्ट नहीं की थी। यहीं से उसके मन में शक पैदा हो जाता है। सच्चाई जानने के लिए वह श्रद्धा के घर में लगे एआई असिस्टेंट एलेक्स को हैक करके उसकी वॉइस हिस्ट्री निकालता है। वहां से पता चलता है कि श्रद्धा कई बार चुपके से अगुंडा रिसोर्ट जाया करती थी। इसके बाद पेड्रो ड्राइवर से पूछताछ करता है। पहले तो वह कुछ भी बताने से मना कर देता है, लेकिन सख्ती करने पर सच उगल देता है। वह बताता है कि उसने श्रद्धा को मॉल पर छोड़ा था। प्रीतम उसके मोबाइल की मैप हिस्ट्री चेक करता है, जहां साफ दिखाई देता है कि श्रद्धा करीब 4 घंटे तक उसी इलाके में मौजूद थी। अब दोनों कड़ियां जुड़ने लगती हैं। पेड्रो समझ जाता है कि श्रद्धा पहले मॉल गई और फिर पीछे के रास्ते से बस पकड़कर अगुंडा रिसोर्ट पहुंची थी। दोनों तुरंत अगुंडा रिसोर्ट पहुंचते हैं और वहां की
सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं। फुटेज देखते ही दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसमें श्रद्धा एक अनजान आदमी के साथ दिखाई देती है। अब पेड्रो उस आदमी की सच्चाई पता लगाने के लिए उसके घर की गुप्त निगरानी करने का फैसला करता है। कुछ पुलिस वाले बाहर से उस पर नजर रखते हैं, जबकि मौका मिलते ही पेड्रो चुपके से पीछे के रास्ते से घर के अंदर दाखिल हो जाता है। वह पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन वहाँ विनी का कोई सुराग नहीं मिलता। हाँ, उसे एक बिल्ली जरूर दिखाई देती है। तभी उसके दिमाग में क्लिक होता है कि रोज खरीदा जाने वाला दूध किसी बच्चे के लिए नहीं बल्कि उसी बिल्ली के लिए था। तभी उसकी नजर कमरे में रखी कुछ निजी तस्वीरों पर पड़ती है। उन तस्वीरों में श्रद्धा उसी आदमी के साथ बेहद करीबी हालत में दिखाई दे रही थी। पेड्रो तुरंत उन तस्वीरों की फोटो अपने मोबाइल में खींच लेता है। तभी बाहर खड़े पुलिस वाले सूचना देते हैं कि वह आदमी बियर लेकर वापस घर की तरफ लौट रहा है। ये सुनते ही पेड्रो समय रहते पीछे के रास्ते से घर से निकल जाता है। जब पेड्रो ये तस्वीरें श्रद्धा के सामने रखता है तो वह पूरी तरह टूट जाती है। वह बताती है कि वह आदमी उसका पुराना बॉयफ्रेंड है जो इन्हीं तस्वीरों के दम पर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसने श्रद्धा से अपने ही बेटे के अपहरण का नाटक करने के लिए कहा था ताकि मंत्री से 5 करोड़ रुपए वसूले जा सकें। अगर वह उसकी बात नहीं मानती तो वह सारी तस्वीरें इंटरनेट पर लीक कर देता। लेकिन श्रद्धा बताती है कि उसने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया था और वहाँ से चली आई थी। उसके बाद विनी सच में गायब हो गया जिसमें उसका कोई हाथ नहीं था। लेकिन श्रद्धा ये भी बताती है कि वह एक जीनियस हैकर के बारे में बात कर रहा था, लेकिन पता नहीं वह कौन है। अब यह साफ हो चुका था कि विनी का अपहरण उस ब्लैकमेलर ने नहीं किया था, यानी इस पूरे खेल के पीछे कोई तीसरा और उससे भी ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी मौजूद था जो पर्दे के पीछे रहकर सबकी चालें चल रहा था। उधर जैसे ही पुलिस उस संदिग्ध आदमी के घर पर नजर रख रही होती है, तभी अचानक उसे एक अनजान हैकर का फोन आता है। हैकर कहता है, तुम्हारे घर के चारों तरफ पुलिस घूम रही है और तुम पर नजर रख रही है। अगर बचना चाहते हो तो तुरंत मंत्री को फोन करके कहो कि अपनी निगरानी हटाए और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ। इतना कहकर वह कॉल काट देता है। इधर पेड्रो और प्रीतम अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं। तभी मंत्री के घर में काम करने वाला बावर्ची उन्हें बताता है कि विनी पूरा दिन अपने फोन पर एक अजीब सा गेम खेलता रहता था जिसमें छिपकलियों को मारना होता था। ये सुनते ही प्रीतम का ध्यान उस गेम की तरफ जाता है। वह सबसे पहले मंत्री के घर की वाईफाई हिस्ट्री चेक करता है। वहाँ से पता चलता है कि विनी रोज रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक लगातार ऑनलाइन गेम खेलता था और इसी वजह से स्कूल में अक्सर क्लास के दौरान सोया करता था। जब मंत्री पूछता है कि उसे यह सब कैसे पता चला, तब प्रीतम कहता है, सर, जिस गेम को विनी खेल रहा था उसी गेम के जरिए हैकर ने आपके घर की पूरी जानकारी हासिल की है। उसे पता है कि घर में कहाँ कहाँ कैमरे लगे हैं, कौन सा हिस्सा ब्लाइंड स्पॉट है और विनी की हर आदत क्या है। इसके बाद प्रीतम विनी का लैपटॉप खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें पासवर्ड लगा होता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी वह लैपटॉप नहीं खुलता। तभी पेड्रो विनी के एक दोस्त को बुलाकर उससे सख्ती से पूछताछ करता है। डर के मारे वह लड़का आखिरकार लैपटॉप का सही पासवर्ड बता देता है। जैसे ही प्रीतम लैपटॉप अनलॉक करता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें ब्लू व्हेल नाम का खतरनाक गेम चल रहा था। प्रीतम सभी को बताता है कि यह कोई साधारण गेम नहीं है। इसमें खिलाड़ियों को एक एक करके अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। शुरुआत के टास्क आसान होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे बेहद खतरनाक बनते जाते हैं। पहले किसी जानवर को नुकसान पहुंचाने, फिर आग लगाने जैसे टास्क दिए जाते हैं और आखिर में खिलाड़ी को खुद अपनी जान लेने का टास्क मिलता है। ये सुनते ही पेड्रो के दिमाग में एक झटका लगता है। उसे अपने बेटे लियो की याद आ जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसके बेटे ने भी इसी खतरनाक गेम के प्रभाव में आकर कुएं में कूदकर अपनी जान दी थी। इतने सालों बाद पहली बार उसे अपने बेटे की मौत की असली वजह समझ आती है। उधर प्रीतम मंत्री को यह गेम चलाकर दिखाता है। वह एक एक टास्क समझाते हुए बताता है कि विनी किस तरह उन्हें पूरा कर रहा था। तभी अचानक बिना किसी के छुए लैपटॉप का वेबकैम अपने आप चालू हो जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। प्रीतम तुरंत लैपटॉप बंद कर देता है और समझ जाता है कि दूसरी तरफ बैठा हैकर इस समय उन सबको लाइव देख रहा था। कुछ ही सेकंड बाद मंत्री की पत्नी श्रद्धा के फोन पर उसी हैकर का कॉल आता है। वह कहता है कि उसकी बात प्रीतम से करवाई जाए। जैसे ही प्रीतम फोन अपने हाथ में लेता है, हैकर उसे उसके पुराने नाम कबीर साहनी से पुकारता है। ये नाम सुनते ही प्रीतम का चेहरा उतर जाता है और वह बुरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी असली पहचान इस हैकर को कैसे पता चल गई। दूसरी तरफ पेड्रो घर जाके अपने बेटे लियो का पुराना लैपटॉप निकालता है। जब वह उसे खोलकर देखता है तो उसमें भी वही ब्लू व्हेल गेम मौजूद होता है। यह देखकर उसके पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इसी गेम ने उसके बेटे की जान ली थी। तभी घबराया हुआ प्रीतम अपने घर पहुंचता है। इसी दौरान बाहर से कोई उसके घर के ऊपर एक चीज फेंक कर मारता है। प्रीतम तुरंत बाहर निकलता है, लेकिन तब तक एक बाइक सवार तेजी से वहां से भाग चुका होता है। जमीन पर उसे एक अजीब सी खिलौने जैसी चीज दिखाई देती है। वह उसे उठाकर देखता है तो पता चलता है कि वह एक पेन ड्राइव है। प्रीतम जैसे ही उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाता है, उसका सिस्टम अपने आप हैक हो जाता है और स्क्रीन पर वही रहस्यमयी हैकर दिखाई देता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, आखिर कई सालों बाद मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया कबीर साहनी।
इसके बाद वह स्क्रीन पर एक जगह दिखाता है और कहता है, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। अगर तुम अकेले इस जगह पर नहीं आए तो विनी की लाश सीधे मंत्री के घर पहुंच जाएगी। ये सुनते ही प्रीतम बिना किसी को कुछ बताए तुरंत वहां से निकल पड़ता है, लेकिन इधर पेड्रो चुपचाप उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करता रहता है और उसके पीछे पीछे निकल जाता है। दोनों एक अस्पताल पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर प्रीतम सीधे एक वार्ड में जाता है जहां नीना नाम की एक महिला अस्पताल के बेड पर बेसुध पड़ी होती है। उसे देखते ही प्रीतम पूरी तरह टूट जाता है। वह उसके पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। दूसरी तरफ वही हैकर बाहर खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है। तभी पीछे पीछे पेड्रो भी वहां पहुंच जाता है। पेड्रो को देखते ही हैकर हल्की सी मुस्कान देता है और चुपचाप वहां से गायब हो जाता है। इसी दौरान पेड्रो और प्रीतम आमने सामने आ जाते हैं। अब पेड्रो का शक पूरी तरह गहरा चुका था। वह प्रीतम से सख्ती से पूछता है, आखिर तुम जैसे टेक जीनियस वैक्यूम क्लीनर क्यों बेच रहा है? तुम्हारा असली नाम कबीर साहनी क्यों है? और तुम्हारी जिंदगी का विनी की किडनैपिंग से क्या रिश्ता है? अब प्रीतम समझ जाता है कि अपने अतीत को छिपाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह पेड्रो के सामने अपना सबसे बड़ा राज खोल देता है। वह बताता है कि कई साल पहले उसकी एक गलती की वजह से उसके कॉलेज के प्रोफेसर की मौत हो गई थी और यहीं से कहानी अतीत की ओर मुड़ जाती है। जब प्रीतम का असली नाम कबीर साहनी था, वह कॉलेज का एक बेहद होशियार लेकिन गुस्सैल छात्र हुआ करता था। एक दिन क्लास में देर से पहुंचने पर उसके प्रोफेसर ने पूरी क्लास के सामने उसकी जमकर बेइज्जती कर दी। ये बात कबीर के दिल पर इतनी गहरी लगती है कि वह गुस्से में अपनी हैकिंग स्किल का गलत इस्तेमाल कर बैठता है। वह प्रोफेसर का अकाउंट हैक करके उनकी निजी तस्वीरें निकाल लेता है और पूरे कॉलेज में वायरल कर देता है। इतना ही नहीं, वही तस्वीरें उनकी पत्नी नीना तक भी पहुंच जाती हैं। अपनी इज्जत को इस तरह बर्बाद होते देखकर प्रोफेसर पूरी तरह टूट जाते हैं और आखिरकार लाइट हाउस की ऊंचाई से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। जबकि प्रोफेसर की बीवी मीना पागल हो जाती है। जब कबीर को अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसे महसूस होता है कि उसकी एक नादानी ने एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी छीन ली। वह खुद को ही उनकी मौत का जिम्मेदार मानने लगता है। उसी दिन वह अपनी पुरानी पहचान, अपना नाम और हैकिंग की दुनिया हमेशा के लिए छोड़ देता है। नई जिंदगी शुरू करने के लिए वह प्रीतम नाम अपना लेता है और दूसरे शहर में जाकर वैक्यूम क्लीनर बेचने का काम शुरू कर देता है। ये पूरी कहानी सुनने के बाद पेड्रो उसे समझाता है, यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब उसे बदल नहीं सकते। उसे भूल कर आगे बढ़ो। मैं भी अपने बेटे को नहीं बचा पाया। आज पता चला कि उसकी मौत की वजह भी वही ब्लू व्हेल गेम थी, लेकिन अब हमारे पास विनी को बचाने का मौका है। इसके बाद पेड्रो पूछता है, आखिर वह कौन है जो तुम्हारे पीछे भी पड़ा है और विनी के पीछे भी? यह सवाल सुनते ही प्रीतम तुरंत इंटरनेट पर अपने पुराने प्रोफेसर की मौत की खबरें खंगालने लगता है। जब वह पुराने आर्टिकल ध्यान से पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि प्रोफेसर का एक बेटा भी था जिसका नाम मार्टिन था और वह विदेश में रहता था। बस यहीं सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। प्रीतम समझ जाता है कि उसके सामने खड़ा रहस्यमयी हैकर कोई और नहीं बल्कि उसी प्रोफेसर का बेटा मार्टिन है, जो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए इतने सालों से उसकी तलाश कर रहा था। तभी मंत्री के घर पर मार्टिन का फोन आता है। दबाव बनाने के लिए वह श्रद्धा के मोबाइल पर विनी की कटी हुई उंगली की तस्वीर भेज देता है और साफ कहता है, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 5 करोड़ रुपए लेकर प्रीतम को मेरे बताए गए पत्ते पर भेजो। और हाँ, किसी की चालाकी वहाँ नहीं चलेगी, तब पैसों का इंतजाम किया जाता है। लेकिन इस बार प्रीतम भी एक चाल चलता है। वह मंत्री के पीए से उसका मोबाइल फोन मांगता है और उसमें ऑटो रिसीव की सेटिंग ऑन कर देता है ताकि कॉल आने पर बिना छुए फोन अपने आप रिसीव हो जाए। इसके बाद वह फोन का स्क्रीन तोड़कर सिर्फ उसका मदरबोर्ड निकालता है और बड़ी सफाई से उसे नोटों की गड्डियों के बीच छिपा देता है ताकि किसी को शक भी न हो और उसकी लोकेशन ट्रैक की जा सके। उधर पेड्रो भी अपनी तरफ से एक और चाल चलता है। वह बैग में एक दूसरा मोबाइल जानबूझकर इस तरह रखता है कि उसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर दिखाई देता रहे। उसका मकसद था कि अगर मार्टिन को बैग में रखा फोन दिखाई दे जाए तो उसका ध्यान उसी पर जाए और उसे यह एहसास ही न हो कि असली ट्रैकर नोटों की गड्डियों के बीच छिपा हुआ है। जब प्रीतम निकलने लगता है तब पेड्रो अपनी सर्विस रिवॉल्वर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, वह बदला लेने निकला है, अपने बचाव के लिए इसे साथ रख लो। लेकिन प्रीतम साफ मना कर देता है। वह कहता है कि अगर वह हथियार लेकर जाएगा तो शायद बात कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए वह खाली हाथ ही मार्टिन से मिलने निकल पड़ता है। तय जगह पर पहुंचते ही मार्टिन उसके सामने आ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। मार्टिन प्रीतम को बुरी तरह पीटकर घायल कर देता है। दर्द में होने के बावजूद प्रीतम बार बार उससे विनी को छोड़ देने और उसे माफ कर देने की गुहार लगाता है। लेकिन मार्टिन का गुस्सा कई सालों बाद भी कम नहीं हुआ था। वह कहता है, अगर माफी मांगनी है तो मेरे पिता से जाकर मांगो, उसी लाइट हाउस से कूदकर जान दे दो जहां उन्होंने अपनी जान दी थी। अगर तुम नहीं कूदे तो विनी मारा जाएगा। इतना कहकर जैसे ही मार्टिन जाने लगता है उसकी नजर पैसों से भरे बैग में रखे पेड्रो वाले मोबाइल पर पड़ जाती है। ये देखकर वह गुस्से से आगबूला हो जाता है। वह तुरंत उस मोबाइल को निकालकर पानी में फेंक देता है और वापस प्रीतम के पास आता है। उसे बेरहमी से पीटता है और बेहोश कर देता है। फिर वह प्रीतम का मोबाइल निकालता है और उसी के फोन से पेड्रो को मैसेज भेज देता है, विनी मिल गया है, मैं उसे लेकर वापस आ रहा हूँ।
पेड्रो जैसे ही यह मैसेज पढ़ता है वह तुरंत इसकी जानकारी मंत्री और बाकी पुलिस वालों को दे देता है। जबकि उधर मार्टिन पैसे लेकर अपने पत्ते पर पहुंच जाता है, तभी इधर ट्रैकिंग टीम देखती है कि प्रीतम का मोबाइल तेजी से मंत्री के घर की तरफ बढ़ रहा है। तभी एक गाड़ी मंत्री के घर आकर रुकती है। पुलिस गाड़ी की तलाशी लेती है तो उसके अंदर प्रीतम का मोबाइल मिलता है। ड्राइवर बताता है कि किसी अनजान आदमी ने उसे पैसे देकर सिर्फ यह गाड़ी मंत्री के घर तक पहुंचाने के लिए कहा था और बाकी उसकी ड्राइवरी के पैसे यही मिलने वाले थे। तभी सब समझ जाते हैं कि मार्टिन ने जानबूझकर प्रीतम का मोबाइल गाड़ी में भेजा था ताकि पुलिस गलत दिशा में चली जाए। कुछ देर बाद जब प्रीतम को होश आता है तो वह घायल हालत में किसी तरह वापस मंत्री के घर पहुंचता है। सभी लोग उससे विनी के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह हैरान होकर कहता है कि उसने कोई मैसेज नहीं भेजा और उसे विनी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी प्रीतम को याद आता है कि उसने नोटों की गड्डियों के बीच जो एक फोन छिपाया था उसी की लोकेशन अभी भी ट्रैक की जा सकती है। पुलिस तुरंत उसी ट्रैकर की लोकेशन निकालती है। समस्या सिर्फ इतनी थी कि उस इलाके में एक साथ कई मोबाइल एक्टिव थे, इसलिए सटीक कमरा पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस पूरी बिल्डिंग तक तो पहुंच जाती है, लेकिन वहां करीब 200 कमरे होने की वजह से यह समझना मुश्किल था कि आखिर मार्टिन किस कमरे में छिपा बैठा है। तभी प्रीतम के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वह सभी पुलिस वालों से कहता है कि हर फ्लोर और हर कॉरिडोर में जाकर जोर जोर से बातें करें, गाना गाएं और थोड़ा शोर मचाएं। दरअसल उसने नोटों की गड्डियों में जो मोबाइल छिपाया था उसमें ऑटो रिसीव ऑन था। जैसे ही वह उस नंबर पर कॉल करेगा, कॉल अपने आप रिसीव हो जाएगी और जिस कमरे के सबसे पास से आवाज आएगी वही मार्टिन की सही लोकेशन होगी। इसके बाद सभी कांस्टेबल अलग अलग फ्लोर पर जाकर जोर जोर से फोन पे बातें करने और गाना गाने लगते हैं, जहां इधर प्रीतम, पेड्रो और डीआईजी सिर्फ किसी आवाज का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अचानक कांस्टेबल जयंत की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। प्रीतम तुरंत समझ जाता है कि यही सही कमरा है। पेड्रो के कहने पर जयंत अपनी बंदूक निकालता है और बाकी पुलिस वालों के साथ दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। लेकिन अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वहाँ मार्टिन नहीं था, सिर्फ नोटों की गड्डियों में वही मोबाइल रखा था जिसके ऊपर लिखा था सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। यानी अब प्रीतम के पास सिर्फ 4 घंटे थे। अगर वह समय पर लाइट हाउस नहीं पहुंचा तो विनी मारा जाएगा। उधर मार्टिन पहले ही वहां से एक लाल रंग की गाड़ी चुराकर निकल चुका था। ये पता चलते ही पेड्रो और प्रीतम वहां पहुंचते हैं। प्रीतम तुरंत गाड़ी के मालिक से कहता है कि अपना फास्टैग मैसेज चेक कीजिए। जैसे ही फास्टैग की डिटेल मिलती है, पता चल जाता है कि गाड़ी किन किन टोल प्लाजा से गुजरी है। पुलिस उसी के आधार पर उसका पीछा शुरू कर देती है, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचते हैं मार्टिन गाड़ी छोड़कर जा चुका होता है। गाड़ी के बोनट पर इस बार लिखा था अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। इसके बाद प्रीतम फिर से आसपास के मोबाइल टावर ट्रैक करता है। उसे एक साथ कई मोबाइल तेजी से मूव करते दिखाई देते हैं। वह समझ जाता है कि मार्टिन बस के जरिए भागने की कोशिश कर रहा है। पुलिस तुरंत नाकाबंदी करती है और बस रुकवाकर उसकी तलाशी लेती है, लेकिन इस बार भी मार्टिन उन्हें चकमा देकर निकल जाता है। इसी बीच अचानक प्रीतम की नजर अपने हाथ पर बंधी घड़ी पर जाती है। उसे याद आता है कि जब मार्टिन ने उसे बेहोश किया था तभी उसने यह घड़ी उसके हाथ में बांधी थी। प्रीतम तुरंत समझ जाता है कि यह कोई साधारण घड़ी नहीं बल्कि इसके अंदर माइक्रोफोन लगा है, जिसकी मदद से मार्टिन उनकी हर बातचीत सुन रहा था। इसी वजह से वह हर बार पुलिस से 2 कदम आगे निकल जाता था। इसके बाद वह और पेड्रो थोड़ी दूर जाकर मार्टिन को पकड़ने का तरीका निकालते हैं और फिर दोबारा से गाड़ी के पास आते हैं, जहां पेड्रो जोर से कहता है अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। प्रीतम मार्टिन की शर्त मान चुका है, वह लाइट हाउस जाकर अपनी जान दे देगा। इतना ही नहीं, वह ऐसा दिखाता है जैसे उसने केस छोड़ दिया हो और पार्टी करने जा रहा हो, ताकि मार्टिन को पूरा यकीन हो जाए कि उनकी बात सच है। उनका प्लान बिल्कुल साफ था। अगर मार्टिन को यकीन हो गया कि प्रीतम सच में लाइट हाउस जा रहा है तो वह खुद भी वहां जरूर आएगा। उधर पेड्रो अपनी टीम को पहले ही लाइट हाउस के चारों तरफ तैनात कर देता है। तभी उसे एक अहम बात याद आती है। उसे विनी की कटी हुई उंगली वाली तस्वीर पर शक होने लगता है, क्योंकि कहानी की शुरुआत में जब वह मंत्री के घर मोबाइल चोरी की जांच करने गया था तब विनी से हाथ मिलाते समय उसने उसके हाथ पर पटाखे से जला हुआ निशान देखा था। इसलिए वह तुरंत वह तस्वीर प्रीतम को भेजता है और कहता है इसे ध्यान से चेक करो। प्रीतम जैसे ही तस्वीर की जांच करता है उसे पता चल जाता है कि वह असली नहीं बल्कि एआई से बनाई गई नकली तस्वीर है। ये सुनते ही दोनों पूरी घटना को जोड़ लेते हैं। तभी प्रीतम को ब्लू व्हेल गेम के सारे टास्क याद आते हैं। उसे एहसास होता है कि मार्टिन ने विनी को आखिरी टास्क दिया था कि वह अपने ही घर में ऐसी जगह छिप जाए जहां कोई उसे ढूंढ न सके। तभी पेड्रो को बावर्ची की वह बात याद आती है कि पिछले कुछ दिनों से पानी के नल में बार बार नूडल्स फंसकर बाहर आ रहे थे। बस यही पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। पेड्रो तुरंत एक कांस्टेबल को फोन करके मंत्री के घर की पानी की टंकी चेक करने का आदेश देता है। इधर आखिरकार प्रीतम लाइट हाउस पहुंच जाता है। कुछ ही देर बाद मार्टिन भी वहां आ जाता है और दोनों के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी समय उधर कांस्टेबल मंत्री के घर की छत पर पहुंचकर पानी की टंकी खोलता है। टंकी के अंदर विनी ऑक्सीजन सिलेंडर, नूडल्स और जरूरी सामान के साथ छिपा हुआ मिल जाता है। पुलिस उसे सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। दूसरी तरफ लाइट हाउस पर मार्टिन प्रीतम को मारने ही वाला होता है कि तभी पेड्रो सही समय पर वहां पहुंच जाता है और किसी तरह उसकी जान बचा लेता है। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली बात होती है। पेड्रो जब मार्टिन की तरफ इशारा करके पूछता है क्या यही वह हैकर है, तो प्रीतम जानबूझकर झूठ बोल देता है, नहीं सर, ये वह आदमी नहीं है।
ये सुनकर पेड्रो चाहकर भी मार्टिन को गिरफ्तार नहीं कर पाता और वह वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जब प्रीतम और पेड्रो साथ होते हैं तो पेड्रो उससे पूछता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम जानते थे कि वही मार्टिन है, फिर भी तुमने उसे बचा लिया, आखिर क्यों? ये सुनकर प्रीतम कुछ पल चुप रहता है और फिर कहता है, क्योंकि आज मार्टिन जो भी बन गया है उसकी सबसे बड़ी वजह मैं हूँ। अगर मैंने गुस्से में आकर उसके पिता की जिंदगी बर्बाद न की होती तो शायद वह आज बदले की आग में जलता हुआ ये सब कभी नहीं करता। उसकी इस हालत का जिम्मेदार कहीं न कहीं मैं भी हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि उसकी कहानी भी उसी दर्दनाक अंजाम तक पहुँचे। उधर विनी के सुरक्षित मिल जाने के बाद मंत्री के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन हमेशा की तरह मंत्री पेड्रो और प्रीतम का नाम तक नहीं लेता और पूरा श्रेय एक ऐसे कांस्टेबल को दे देता है जिसका इस केस में कोई खास योगदान नहीं था। पेड्रो और प्रीतम चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। इसी बीच श्रद्धा का पुराना वो बॉयफ्रेंड जो मार्टिन के कहने पर किडनैपर बनकर कॉल कर रहा था, फिर से फोन करके उसे ब्लैकमेल करता है। वह धमकी देता है कि अगर शाम 5 बजे तक पैसे नहीं मिले तो उसकी निजी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल कर देगा। श्रद्धा घबराकर तुरंत प्रीतम को फोन करती है और मदद मांगती है। तब प्रीतम एक और शानदार आइडिया देता है। वह पेड्रो से कहता है, सर अपनी पत्रकार दोस्त एना की मदद लीजिए। इसके बाद एना न्यूज चैनलों पर एआई से बनाई गई श्रद्धा की नकली तस्वीरें वीरेंद्र सहवाग और संजय दत्त जैसे मशहूर लोगों के साथ दिखवाती है। देखते ही देखते इंटरनेट पर ऐसी कई फर्जी तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। इसके बाद खुद वीरेंद्र सहवाग और संजय दत्त सामने आकर सफाई देते हैं कि ये तस्वीरें पूरी तरह नकली हैं और उनका इनसे कोई संबंध नहीं है। अब लोगों के मन में इतना कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि अगर श्रद्धा की असली तस्वीरें भी सामने आई तो वे भी नकली ही लगे। इसी वजह से ब्लैकमेलर का पूरा प्लान फेल हो जाता है। उधर पुलिस भी उसे ही विनी का असली किडनैपर समझकर गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद श्रद्धा खुद प्रीतम को फोन करती है और भावुक होकर कहती है, आपने सिर्फ मेरे बेटे की जान ही नहीं बचाई बल्कि मेरी पूरी जिंदगी भी बर्बाद होने से बचा ली। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। इधर प्रीतम पहले ही पेड्रो की पत्नी को सारी सच्चाई बता चुका होता है, इसलिए उसका गुस्सा शांत हो चुका था और उसने खुद ही पेड्रो को फोन कर लिया और दोनों के रिश्ते फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। जहाँ स्टेसी एक गाना रिकॉर्ड करके प्रीतम को भेजती है, उसकी आवाज बिल्कुल प्रीतम की दादी जैसी लगती है। जब प्रीतम वही रिकॉर्डिंग अपने दादाजी को सुनाता है तो उनकी आंखें भर आती हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे बरसों बाद उनकी पत्नी की आवाज फिर से उनके कानों तक पहुंच गई हो। टेप रिकॉर्डर की असली कैसेट भले कभी नहीं मिली, लेकिन प्रीतम ने अपने दादाजी के चेहरे की मुस्कान वापस ला दी। दूसरी तरफ मार्टिन अपने पिता की कब्र पर पहुंचता है। वह श्रद्धा को फोन करके कहता है, तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। मुझे पैसों की कभी जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ अपने पिता के साथ हुए अन्याय का जवाब चाहता था। ये बात प्रीतम तक भी पहुंचा देना। इतना कहकर वह फोन काट देता है। आखिरी सीन में कहानी फिर साइबर सेल पहुंचती है। वहाँ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शिकायत लेकर आती है और कहती है, सर मेरे फॉलोअर्स चोरी हो गए हैं, उन्हें वापस दिला दीजिए। तब ये बात सुनकर पेड्रो सिर पकड़ लेता है। वह तुरंत प्रीतम को फोन करता है और कहता है, भाई किसी तरह मुझे वापस क्राइम ब्रांच भेज दो, ये साइबर सेल मेरे बस की बात नहीं है। दूसरी तरफ प्रीतम मुस्कुराकर जवाब देता है, सर टेंशन मत लीजिए, सब सेट है, क्योंकि जल्दी आप अपने पहले वाले काम पर पहुंचने वाले हैं। इसी मुस्कान के साथ प्रीतम और पेड्रो की यह शानदार कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वैसे आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।